अस्सलाम वालेकुम। रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। बात बहुत ही तशवीशनाक है और वो शख्स जो 22 साल ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि दूसरे चोर हैं और अपने आप को फरिश्ता करके साबित करता रहा और 22 साल दूसरों पर उंगलियां उठाता रहा, आज वो ये कह रहा है कि मैंने इसलिए दूसरों को चोर कहा था क्योंकि मुझे एजेंसियों ने कहा था। और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर पूरी अपनी सियासत झूठ बोलकर और दूसरों को इल्ज़ाम लगाकर और इस्लामी टच देकर पूरी जो सियासत है वो करने की कोशिश की 22 साल। और मुनाफिकत, झूठ, ड्रामेबाजी, तमाशा हर बात में करने की आदत। इमरान खान साहब ने कल सेमिनार में जो बात की उसमें चंद ऐसी बातें हैं जिसकी आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है और उस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं, इनकी चोरी के बारे में बताती थीं। तो इमरान खान साहब, कौन सी एजेंसियां आपको ब्रीफिंग देती थी? आप ये बताएं कि कौन सी एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी और उन एजेंसियों में कौन से लोग ब्रीफिंग देते थे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किन एजेंसियों ने गारंटी दी थी और क्या कहा था? कौन सी गारंटी दी थी और आप वो गारंटी क्यों ले रहे थे? और फिर आपने ये कहा कि पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में हमें एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थीं। तो क्या वो रिपोर्ट्स आप मंगाते थे? और कौन आपको रिपोर्ट्स देता था एजेंसियों में से? कौन आपको वो तमाम चीज़ें बताता था? उनका नाम लें। इमरान खान साहब, ड्रामे बंद करें, इल्ज़ाम लगाना बंद करें, तमाशे बंद करें, नौटंकी बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हौसला है, अगर आप में जुर्रत है तो बताएं कि कौन सी एजेंसी, कौन बंदा, कौन सा एजेंसी के अंदर, कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था? कौन सा बंदा आपको पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में रिपोर्ट्स भेजता था और ब्रीफिंग देता था? किसने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में गारंटी दी थी? और क्या गारंटी दी थी? कि आपको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये गारंटी आपने ली थी और क्यों ली थी? किसने दी थी? आप हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं, आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। कानून के कटहरे में आपको खड़ा करो तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल करे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। नेशनल क्राइम एजेंसी आपके इल्जामात पे आपसे सबूत मांगे, आप कहें मैं सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्जामात के जो आपने लगाए, आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? अगर 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अपनी बेटी के साथ मुल्क की तारीख में पहली दफा रोजाना की बुनियाद पर, झूठे इल्जामात की बुनियाद पर, उनको मालूम था, अरशद मलिक साहब ने सब कुछ बता दिया था, उनको ये बात मालूम थी कि उन पर तमाम इल्जामात लगाए हुए झूठे, उनको उनकी सजा झूठी, उनके ऊपर केस झूठा था, लेकिन जवाब दिया था क्योंकि उनको पता था कि एक धेले की करप्शन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। आपने उस वक्त भी इल्जामात लगाए और आज आप कहते हैं कि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी इसलिए आपने इल्जामात लगाए हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कोई अदारा नहीं छोड़ा, कोई दोस्त मुमालिक आपने नहीं छोड़ा जिसके प्रोजेक्ट को आपने कंट्रोवर्शियल ना किया हो।
आपने नैब नहीं छोड़ी, एफआईए नहीं छोड़ी, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर घटिया सबूत और झूठे सबूत दिए, आपने इधर डेविड रोज डेली मेल को बुलाकर उनको झूठे सबूत दिए, क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। कौन दे रहा था ब्रीफिंग आपको? और उसके बाद जिस अदालत में नैब के केस पेश हुए, जिस अदालत के अंदर, जिस अदारे के अंदर नैब के केस पेश हुए, इल्जामात, कोई सबूत नहीं पेश किया आपने। चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो एनसीए हो, चाहे वो डेली मेड हो, चाहे वो डेविड रोज हो, एक इल्जाम का सबूत आपने पेश नहीं किया। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड था, क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आज आप ये कह रहे हैं, ये किस किस्म का तमाशा है? वो एसिड रिकवरी यूनिट बना के उस टाउट को बिठा के दूसरों की पगड़ियां उछाली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मीडिया ने 2-2 घंटे दिखाई। आप कहते हैं मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आपको शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे, और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर है। इतना बड़ा मुल्क के एहतसाब के साथ मजाक कर दिया आपने। और आज आप समझते हैं कि आप एक मीडिया सेमिनार करके आप मीडिया के जो आज़ादी के दुश्मन है उससे भी आप बरीउज़ुमा हो जाएंगे, और आज आप ये कह के कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी, वो आपके ये तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी बेगुनाहों को आपने जेलों में रखा, और आज कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लोग ब्रीफिंग देते थे। तो बताएं फिर नाम उन लोगों के, बताएं उन एजेंसियों के नाम जहां से आप रिपोर्टें मंगाकर रिपोर्टें लेते थे और ब्रीफिंग लेते थे, अगर हौसला है और हिम्मत है। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम, पैनमा का जाल बिछाया गया, हीरों की जेआईटी बनाई गई, सरीना के लिफाफों में फैसले आए, जज अरशद मलिक की गवाही थी कि मुझ पर दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, यह अरशद मलिक ने कहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, एहतसाब का अमल खत लिख कर सुप्रीम कोर्ट में शुरू करवाया, वहां कुछ नहीं मिला तो अकामे की बुनियाद पर वो तनख्वाह, ये अवाम को सुनना जरूरी है, वो तनख्वाह जो बेटे से नहीं ली थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कानून का सहारा लेकर, मुल्क के अंदर कानून ही नहीं था कि जो इनकम ना ली जाए उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया, सिसिलियन माफिया का आ गया, गॉड फादर का आ गया, और उसके बाद उसको उसकी सदारत से हटाया गया। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को अकामे के ऊपर जिसका कानून मौजूद नहीं उस पर निकाला गया। उसने फिर भी एक ही बात कही कि इदारे अपने आईनी हदूद में रहें, अदारों का कोई काम नहीं सियासत के अंदर, वोट की इज्जत की बात की। उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, ये जानते हुए कि इल्जामात जो हैं वो झूठे हैं, बेटी का हाथ पकड़ कर लेकर आए। मुल्क की तारीख में कोई लीडर का नाम बताएं जो झूठे इल्जामात के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वापस लाया हो, अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आया हो, जिसका तमाशा और तमस्खर उड़ाया इन लोगों ने। रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेशियां भुगती। उसने तो नहीं कहा मुल्क को आग लगा दूंगा, उसने तो नहीं कहा मुल्क के टुकड़े कर दूंगा, उसने कहा कि अदारे सियासत से बाहर रहें और अपने आईनी किरदार को अदा करें। नो कॉन्फिडेंस को बैरून मुल्क साजिश में तब्दील करवाना चाहते थे आप, ये आपने कहा कल कि आपने न्यूट्रल्स को कहा कि मेरी सियासत बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मेरा इक़्तिदार बचाओ, नो कॉन्फिडेंस को बैरूनी मुल्क साजिश और रिजीम चेंज के अंदर खुदा का वास्ता है तब्दील कर दो। और जब अदारों ने न्यूट्रल किरदार अदा किया, और न्यूट्रल किरदार जो है वो आईनी किरदार है, वो न्यूट्रलिटी की लकीर आइन खींचता है, और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ। नवाज शरीफ के साथ मौजना करते हो,
तुम तो गुलाम नहीं थे, तुम तो मुल्क को आज़ादी दिलाना चाहते हो, और तरले मिन्नतों पर अपनी सियासत, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा तमाम सिक्योरिटी के अदारों ने कहा कि किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं है कि बैरूनी मुल्क किसी किस्म की कोई भी मदाखलत हुई हो या कोई भी चीज़ हुई हो। और 31 मार्च 2022 और 22 अप्रैल 2022 की दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में इस बात को इंडोर्स किया गया, क्योंकि वो तुम्हारे घटिया खेल का हिस्सा, जो तुम ख़त लहरा रहे थे कि ये बैरूनी मुल्क साजिश हो रही है, असल में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा था। और तुम्हें पता था कि आपका इक़्तिदार और आपकी कुर्सी आपसे छिन रही है, तब तो आवाज़ें लगाने लग गए। और आप रोज़ तमाशा खड़ा करते हो, रोज़ खड़े होते हो। तो और एक तरफ वो वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था, जो आज तुमने खुद कह दिया कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, हेर से थी जिसके ऊपर तुम ये इल्ज़ाम लगाते रहे और उनको जेलों में रखते रहे, उनकी बेटियों माओं को हथकड़ियाँ लगाकर जेलों से घसीटते रहे। और ये बात 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है, जो नज़ारा आज आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा। ये 2-2 साल की कैदें हैं, ये 1-1 साल की कैद है, ये 1.5-1.5 साल की कैदें हैं, ये साल की पेशियाँ नैब में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि आज नवाज शरीफ सुरखरू है। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एहतसाब के लिए पेश नहीं किया था। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि एहतसाब और हिसाब देने के बजाय भाग गया था। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इक़्तिदार छीनने की उसके ऊपर मुल्क को आग लगाने की बात नहीं की थी, मुल्क को टुकड़ों में बांट देने की बात नहीं की थी। और तुम्हारा मुकाबला नवाज शरीफ के साथ, फाशिस्ट का, जालिम का, झूठे का, मुनाफिक का, नालायक का, नाअहल का, उस शख्स के साथ मुकाबला करते हो जिसके मंसूबों पे तख्तियां लगाते हो, तुम्हारे जैसे कश्मीर फरोश का। और जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, बोहतान लगाए, डी चौक में खड़े थे ना 120-26 दिन, तुम्हारा नाम नहीं निकला था नवाज शरीफ के मुंह से। तुम सुबह दोपहर शाम पगड़ी उछालते हो दूसरों की, तुम सुबह दोपहर शाम लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हो, आप सुबह दोपहर शाम लोगों पर बोहतान लगाते हैं। और फिर अदारों को कहते हो मदाखलत करो, आइन शिकनी करें, आपकी कुर्सी बचाएं, आपकी सियासत बचाएं। और आप फिर कहते हो मैं वोट, पार्लियामेंट में वोट दिलवाने के लिए अपने अराकीन को, एजेंसियों को कहता था, उनको कहते हो मेरी सियासत बचाएं, न्यूट्रल ना रहें। और अगर आप न्यूट्रल नहीं होगे तो अदारों को कहते हैं, जानवर के नाम से पुकारते हैं, जानवर आप हैं। जब इक़्तिदार की कुर्सी हट जाती है तो कहते हैं मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इक़्तिदार की कुर्सी हट जाती है तो वफाक की इकाइयों को आपस में टकराते हो, कुर्सी हिल जाती है, इक़्तिदार चला जाता है तो इतने घटिया हो कि अदारों के अंदर अपने चीफ ऑफ स्टाफ की ज़बान से बगावत और म्यूटनी की कॉल्स दिलवाते हो। इक़्तिदार का इतना हवस कि जो शहीद हो गए लसबेला इंसिडेंट में, अपने ट्रोल्स और अपने पार्टी के तर्जुमानों से उनके ऊपर उस अंधोनाक वाक़े के ऊपर ट्रोल्स के ज़रिए कैंपेन चलवाते हो। इतने घटिया हो कि मस्जिद नबवी में सियासी मुखालफीन के ऊपर बंदों को हायर करके नारे लगवाते हो। उन बेगुनाहों को सज़ा हो गई 10-10 साल की, और फिर कहते हो कि न्यूट्रल्स अपना किरदार अदा करें। अभी भी टाइम है। फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं आता तो कहते हो किसी के आगे जवाब दे नहीं। आइन तोड़ते हो, पार्लियामान के ऊपर हमला करते हो, मीडिया की ज़बान बंदी करते हो, सियासी मुखालफीन को झूठे इल्ज़ामात के ऊपर, जो मान लिया झूठे थे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते हैं। अपने इक़्तिदार के लिए, बुशरा बीबी और गोगी साहिबा की करप्शन को बचाने के लिए कहते हो मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर जवाब नहीं है तो फिर कानून है, और अगर जवाब है तो दो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तरह
مریم نواز شریف صاحبہ جھوٹے الزامات پہ اپنے والد کو سرخرو کرنے جیل گئی تھیں. کدھر ہیں بشرا بی بی اور فرح گوگی؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ایف آئی اے میں کیوں نہیں پیش ہوتی؟ توشہ خانہ کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فورن فنڈنگ کا فورن ایجنٹ جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد کہتے ہو کہ مجھے ایجنسیز نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں. تو جو اور پھر کہتے ہو کہ جواب بھی نہیں دوں گا، اور پھر پنجاب آئی جی پریزن کو یہ عوام سنے. کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو کہتے ہو کہ جا کے شہباز گل کو نکالو جس نے میرے کہنے پہ میرا ٹرانسکرپٹ پڑھا تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر اس سے بھی دور ہو جاتے ہو، اور پھر کہتے ہو نکال کے لاؤ ہڈیالہ سے، ہڈیالہ سے نکال کے لاؤ، ہسپتال میں شفٹ کرو. اور میں نہیں وہ کام کرنا چاہتی جو آپ کے ترجمانوں نے کیا ہے. میں اس راستے پر نہیں جانا چاہتی کہ میں تمسخر اڑاؤں. عوام کو پتہ ہے کہ کہاں کیا ڈرامہ اور تماشا ہو رہا ہے. اور جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹس ہیں وہ ان لوگوں کے ڈاکٹرز اس میں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں بالکل فٹ ہیں وہ، جن کو کیمرہ دیکھ کے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. میں آگے اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آج یہ فیصلہ ہوگا. عمران خان صاحب، آپ کو بتانا پڑے گا کس ایجنسی نے، کس شخص نے آپ کو بریفنگ دی تھی، کس نے آپ کو الیکشن کمیشن کے کمشنر کی گارنٹی دی تھی، اور کیا گارنٹی دی تھی، اور آپ وہ بریفنگز، وہ گارنٹی، وہ رپورٹس کیوں منگا رہے تھے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ادارے میں ایک جاوید اقبال ملے جس کی طیبہ گل کی ویڈیو ہو، جس کو وہ ویڈیو دکھا کر کمپرومائز کیا جا سکے، اور اس کمپرومائز میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنے، اور اس کے بعد اس ہیر سے پہ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا، کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا. شہباز شریف کی بیٹیاں جا کے لاہور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتتی رہیں اور انویسٹیگیشن کرتی رہیں، ان کے گھروں پر حملے کرائے. ایف آئی اے جاتی تھی، نیب جاتی تھی، گھروں کے اندر گھس جاتی تھی. فریال تارپور صاحبہ کو آپ نے گھسیٹا، ان کے گھر پہ حملہ کیا، پھر جیل سے گھسیٹ کر آئے، عید والی رات کو لے کر آئے. یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب آپ وزیر اعظم تھے. جیسے میں نے کل کہا کہ صحافیوں کو گولیاں لگیں، پسلیاں ٹوٹی، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی، تشدد ہوا، ٹانگیں ٹوٹی، بچیوں کے اسکولوں سے اغوا ہوئے، پروگرامز ختم ہوئے، آرٹیکلز ختم ہوئے، نیب گردی ہوئی. سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کچھ میر شکیل الرحمان صاحب کو نواز شریف کے بغض میں اور اس میں ان کو گرفتار کیا اور پیغام دیا میڈیا کو کہ چپ ہو جاؤ. لیکن اب چپ ہونے کا وقت تمہارا ہے. یہ الزامات کا تماشا ختم ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہو ایکس نے کہا، کبھی کہتے ہو وائی نے کہا، کبھی کہتے ہو زی نے کہا، کبھی کہتے ہو اے نے کہا. نام لو، بتاؤ کس نے کہا، کس ادارے نے کہا، کس ایجنسی نے کہا، کس کی رپورٹ تھی، کس نے گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی، اور کیا گارنٹی دی، اور وہ تم گارنٹی کیوں لے رہے تھے. یہ ساری چیزوں کا جواب آنا چاہیے، الزام نہیں آنا چاہیے. اب یہ تماشا عوام کے آگے ختم ہونا چاہیے. اب آپ محض الزامات لگا کر آپ بھاگ نہیں سکتے، اور فورن ایجنٹ، فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا جواب دو. وہ جواب سے آپ نہیں بھاگ سکتے. کسی قسم کی یہ اللہ معافی دے شہداء کے اوپر کیمپین ڈائیورٹ نہیں کر سکتی آپ کے جوابات کو، آپ کی کرپشن کو، آپ کی فورن ایجنٹ ہونے پہ، آپ کی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ سیلاب کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے، شوکت خانم کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے، پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر کے، کبھی ہندوستان سے پیسہ، کبھی اسرائیل سے پیسہ، کبھی یو ایس سے پیسہ، کبھی کینیڈا سے پیسہ. یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے، جتنے مرضی گھٹیا ہو جاؤ، کیونکہ وہ حوصلہ آپ میں بہت ہے. اس کی لمٹ بہت اچھی طرح جھوٹ بولنے کی اور گھٹیا ہونے کی آپ اٹین کر سکتے ہیں، لیکن یہ جواب دینا پڑے گا. الزامات کا تماشا بند کرنا پڑے گا، جھوٹ کا تماشا بند کرنا پڑے گا، تہمت کا تماشا بند کرنا پڑے گا، بہتان کا تماشا بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا، اس نے کہا، میں نے سنا، وہاں گیا تھا، یہ ہوا، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے. چور بھی تم، ڈاکو بھی تم، جھوٹے بھی تم، منافق بھی تم، نالائق بھی تم، نالائق نااہل بھی تم، فاشسٹ بھی آپ، سسیلین مافیا بھی آپ.
और जिस तरह कानून हरकत में आया है, जो कानूनी तकाजे हैं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक आपको जवाब देना भी पड़ेगा और हमें लेना भी आता है। जी कोई सवाल? ऐसा आपको कहना चाहिए, इस पे कोई सवाल नहीं। जी ज़रूर करें, ज़रूर। देखिए बात ये है, आप मेरा ख्याल है यही तो मैं कह रही हूँ, हमारे तो पैनमा के वक्त और जो नैब की इंक्वायरी के वक्त एक एक लाइनें, एक एक टिकर, एक एक रिपोर्ट चलती थी। आप लोग भी रिपोर्ट करें, सारे केसेस इस वक्त FIA में हैं, सारे केसेस इस वक्त नैब में हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है लोगों की वीडियोस को इस्तेमाल करके कॉम्प्रोमाइज़ करने का। अदारे काम कर रहे हैं, अदारों ने इनसे जवाब मांगे हुए हैं, उन जवाब के सवाल के जवाब में कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा, कोई कानून पाबंद नहीं मेरे से रिकॉर्ड लेने में। तमाम एक्शन हो रहा है, तमाम अदारे काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम FIA के DG को बुलाकर हमारा वज़ीर आज़म बैठाकर ये नहीं कहता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनाओ, क्योंकि केस मौजूद है, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है, फैसला है, ये रिपोर्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, तमाम लोगों को तलब कर चुके हैं, वो जो नहीं आ रहा उसका भी तरीका है, कानून को जवाब लेना आता है। जी एक बात ये कि जब से पाकिस्तान बना है, ये बदकिस्मती से ये चीज़ें देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि आज तक हर आने वाली हुकूमत जाने वाले को झूठा मुनाफत पता नहीं क्या क्या कहती है। कुतुबुल्लाह शाह ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने सबसे पहले शेर सरवर्दी को उन्होंने गद्दार कहा, यहाँ पर गद्दार भी कहता है। हम ये जानने से कासर है, कम अज़ कम मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि असल मसाइल की जड़ कौन है। ये कम अज़ कम को बताया जाए कि असल मसाइल की जड़ क्या है और किस तरह ये मुल्क आगे जाएगा, इसका हल क्या होगा। देखिए असल मसाइल की जड़ इमरान खान जैसी कठपुतलियाँ हैं, जो एजेंसियों की रिपोर्ट पे जो वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ब्रीफिंग पे दूसरों को, सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दें, उनकी बेटियों को जेलों में डाल दें, उनकी बहनों को डाल दें, उनकी माओं के ख़िलाफ़ केसेस करें। मतलब उनके ख्याल में सिर्फ जमहूरियत पसंद इमरान खान है, इमरान खान साहब के ख्याल में बाकी सब जो हैं वो दूसरे लोग हैं। वो इक़्तिदार में है तो मुल्क मुस्तहकम हो रहा है, वो इक़्तिदार से बाहर है तो मुल्क को आग लगा दो, दो टुकड़ों में तकसीम कर दो। वो मुल्कों की मईशत को तबाह करें, बेरोज़गार करें, भूखा करें, महंगाई करें, कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी तो तरजीह नहीं थी इनको ठीक करना। लेकिन कोई और हुकूमत आए तो वो बैरूनी मुल्क साजिश पे आई है। और एक दफ़ा कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन हो मुल्क में और इलेक्शन कराएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसका इलेक्शन कैसे मानेंगे। और अगर इलेक्शन कराना था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब ये कहा था कि बैरून मुल्क साजिश नहीं हो रही, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आइन शिकनी की आपने, जिसमें आपने आइन तोड़ा, रात को डिप्टी स्पीकर से तोड़वा, तो इलेक्शन कॉल करते, कहते कि इलेक्शन पे आए सब लोग, इलेक्शन लड़ें। वजीर आज़म थे, इख्तियार था, कुर्सी थी, इक़्तिदार था, कहते इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कॉल करके जाते। जो वो ऐसे कागज़ लेकर गए थे ना जेब में, खाली कागज़ चिट्ठा, वो इलेक्शन कमीशन को कहते, वो इलेक्शन की तारीख का ख़त होता, असेंबलियों को तहलील करते। पंजाब में भी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी, वफाक में भी हुकूमत थी, कहते कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और ऐलान करते कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए, आ जाए, कामयाब हो जाए, आपका इक़्तिदार चला जाए, तो उस वक्त कहें बैरून मुल्क साजिश हुई थी, उस वक्त कहें कि मुझे एजेंसियां रिपोर्ट देती थी कि ये चोर हैं, उस वक्त कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी आई हुई थी, उस वक्त अदारों के खिलाफ मुहिम चलाएं, उस वक्त अल्लाह माफ़ी दे शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाएं, उस वक्त मुल्क को दो टुकड़ों में तकसीम होने, ये क्या तमाशा है।
اور اپنی بات آئے تو کہ میں جواب نہیں دوں گا. میں کسی قانون کو نہیں مانتا, میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا, میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا. ان کا خیال ہے, ان کا دل کیا ہے؟ ان کا دل ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ بھی ان کے انڈر ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ان کے انڈر ہو, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ان کے انڈر ہو, ماتحت ہو ان کا, سپریم کورٹ ان کی ماتحت ہو, الیکشن کمیشن ان کا ماتحت ہو, ایف آئی اے ان کا ماتحت ہو, نیب ان کا ماتحت ہو, ہر چیزیں ان کے ماتحتی میں چلیں, اور جو فاشزم, جو رویہ ان کا ہو وہ پورے ملک کے اوپر مسلط ہو. یہ تماشا نہیں ہو سکتا, ان کو جواب دینا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف 12 یہ کہہ چکے ہیں کہ سی پیک کے خلاف عمران حکومت نے سازش کی, اور انہوں نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا. تو آپ کے پاس جو موجود شواہد ہیں ان کے مطابق کیا سابق وزیر اعظم ہی اس میں ملوث تھے, یا سی پیک اتھارٹی کے سربراہ جو سابق عسکری و سول حکام رہے ہیں وہ بھی سازش میں ملوث تھے؟ دیکھیں, جو سازش کی بات ہے نا, وہ تو عمران خان بتائیں گے. ایکس وائی زیڈ بتا رہے ہیں, ایجنسیاں بتا رہے ہیں, یہ تو وہ بتائیں گے کہ کس نے سازش کی. میڈم سی پیک کے خلاف میں آ رہی ہوں نا. اچھا, سی پیک کی بات جو آپ کر رہے ہیں, سی پیک انہوں نے 4 سال تماشا بنا کے رکھ دیا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتنے کروڑوں لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار جڑا ہے, ملک کا اس کے ساتھ روزگار جڑا ہوا ہے, ملک کے اندر منصوبے اس کے اندر موجود ہیں. ایک جو اینول میٹنگ ہوتی ہے, 4 سال وہ میٹنگ نہیں کی کیونکہ کوئی منصوبہ نہیں تھا. اور پھر یہاں نہیں کہ ان منصوبوں کے خلاف سازش کی ہو, بلکہ چائنیز گورنمنٹ کو کنٹروورشل بنایا سی پیک منصوبوں کے اندر. آتے کیا بیان دیا کہ جی سارے کرپشن پہ بیسڈ منصوبے تھے سی پیک کے. یہ سازش صرف اس فورن فنڈنگ کی ہے جو عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کی ہے. اس ملک کے 72 سالوں میں 75 سالوں میں کبھی کشمیر کے اوپر کوئی نظر نہیں اٹھی ہندوستان کی. یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر فروشی کی گئی, کشمیر کا سودا کیا گیا, اور وہاں سے یو ایس سے جب آئے تو کہا میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں. سالسی کا کہا گیا ہے مجھے, تم اتنے بڑے سالس, تم 2 بندوں کے درمیان بات نہیں کر سکتے تو تم نے سالسی کرنی تھی. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر کچھ بیانات ایسے آئے, بالخصوص مریم نواز صاحبہ کے بیان کے بعد یہ بڑی ڈسکشن رہی کہ فیصلے کون کر رہا ہے, کہ ابھی نواز شریف کے باتوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ وہ اجلاس سے اٹھ کر جا رہے ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب کا فیصلہ ہی اصلی فیصلہ کہلاتا ہے. ایک تو یہ پوزیشن واضح کر دیں کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا, اور یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی, اور آئندہ بھی کیا اسی طرح کی صورتحال رہے گی. اور دوسرا, شہباز گل کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کا یہ بیان رہا ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کی حمایت پر یہ سب کچھ کیا, اور ابھی ظاہر ہے ان کا جو تفتیشی عمل ہے وہ جاری ہے, اور ابھی ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ دوبارہ فلمس بھیج دیا گیا ہے. تو کیا آپ کا حکومت کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عمران خان اس سارے سازش میں شریک ہیں؟ دیکھیں, عمران خان تو ہیں ہی سازشی, ان کو اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. سازش کے خط سے لے کر سازش کے بیانیے تک ایک ہی بات ہے, لیکن جب اس کا ثبوت نہیں ہوتا, پوچھو سازشی بیانیہ کہاں سے آیا ہے, خط کدھر ہے, وہ کدھر ہے امپورٹڈ بیرونی ملک سازش, کوئی جواب نہیں. تو سازش تو یہ بالکل ایک مائنڈ سیٹ ہے. دوسری آپ نے بات کی پیٹرولیم کی, تو اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس اس کے پورے پروسیس پہ کہ کس طرح ایوریج لی جاتی ہے, اور جب وہ بھی تو وقت تھا پچھلے مہینے کہ جب ڈالر بھی بڑھ رہا تھا اور پیٹرول کی پرائس بھی بڑھ رہی تھی, اس وقت پیٹرول جو ہے ہم نے سستا کیا تھا. ایک ایک جو پیسہ ہے اس کا ریلیف عوام کو دیں گے, اور وہ انشاءاللہ جس طرح یہ پروسیس آگے بڑھے گا, کیونکہ جو تباہی یہ مچا کے گیا ہے شخص جو آج اپنی نالائکی اور نااہلی کا ماتم کرنے کی بجائے دوسروں پہ الزامات لگا رہا ہے, اصل میں یہ تباہی تو عمران خان صاحب کی مچائی ہوئی تھی کہ جب نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا نظر آیا تو اس وقت 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا, جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بھی خلاف ورزی تھی, اور سبسڈی بھی جس کا حجم تھا, ملک کی معاشی بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی. اور اب اس لیے بھی بیانیہ تیز ہو گیا کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کس طرح اکانومی جو ہے وہ سیدھی سمت کے اوپر جا رہی ہے. جی تھینک یو. میڈم یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے نون لیگ کے لیڈران کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر کیا لاحق ہوگا؟ آپ سے عمران خان گرفتار نہیں ہو رہا, ادھر جا کے نون لیگ والے سارے لیڈران کو اندر کرنے کا. دیکھیں, یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ لوگ گرفتاریاں کرتے تھے اور
जिस दिन पेट्रोल महंगा करते थे एक शख्स को गिरफ्तार कर देते थे, कोई ना कोई वारदात डाल देते थे जब कुछ ना कुछ काम करना होता था। और हम वो फाशिस्ट लोग नहीं हैं, हम कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जहाँ करप्शन हुई है, वो गिरफ्तार भी होंगे, वो अपना हिसाब भी देंगे, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे वो शहबाज गिल हो।